Hey everyone, welcome back to my channel वांगशन एंड फिक्शन विथ फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। तो हमारी स्टोरी फॉलोइंग ओवर हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। आपके कमेंट से मुझे बहुत करेजमेंट मिलता है नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाने का, इसलिए प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने जियांग चेंग की हालत देखी थी कि उसकी हालत कैसी हो गई थी। वो नाइटमेयर जो बचपन से वीइंग को परेशान करते थे, वो डर जो वीइंग को नाइटमेयर बनकर बस आता था और वो सो नहीं पाता था, डरता रहता था। अब वही डर जियांग चेंग फील कर रहा था, यहाँ तक कि वो नाइटमेयर देख सकता था कि कैसे वीइंग की कोर निकाली गई, कैसे वीइंग ने बचपन में सफ़र किया है और कैसे उन्होंने वीइंग को सफ़र करवाया है। ये सब वो देखता था, लेकिन फिर भी अभी तक वो उसकी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था और जियांग चेंग यही सब सोच रहा था। अब देखते हैं आगे। अब मैं वोमिट किए बिना कुछ नहीं खा सकता। मेरे सेक्स हीलर ने यह भी चेक किया कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि ऐसी लाइफ जीने के लिए विभूषण ने ही मुझे श्राप दिया है। 3 महीने पहले मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व था, लेकिन अब सब कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे मेरे सीने पर पहाड़ खड़ा है और ये केवल बढ़ रहा है। अब मैं फिर से यहाँ हूँ। मुझे पता है लोग विभूषण की मौत का जश्न मनाने के लिए यहाँ आए हैं। जब कुछ पल के बाद जिन जिशुन को सही सलामत वापस आते देखता हूँ मैं, तो मुझे खुशी होती है। मुझे सच में खुशी हुई कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर जिन जिशुआन ने सबको एक गोल्डन और परेल से बनी क्लैरिटी बेल दिखाई, जो हंगवांग जुन ने उसे अपने बेटे के उपहार के रूप में दी थी, और वहाँ से चला गया। लेकिन मैं साफ साफ देख सकता था कि ये विभूषण द्वारा बनाई गई बेल है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसके पास पैसा कहाँ से आया? लेनसेट कोई भी फालतू काम नहीं करता और लेनवांग जी कभी भी विभूषण के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे नफरत करता है। जो हो रहा है मैं अब कुछ भी जो हो रहा है अब कुछ भी नहीं रख सकता। तब यानली ने मुझे बताया कि विभूषण ने ऐसा किया है, यहाँ तक कि ये बेल स्पिरिट वेपन है और उनके वेल्थ को फिट करती है, इसलिए वो इसे ले जा सकता है। यहाँ तक कि वो वेल्थ का प्रदर्शन भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसे एक प्रोटेक्शन तालिस्मान भी दिया है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं। जब उसके पास विभूषण की जीवन भर की कल्टीवेशन है, उसकी साधना है, तो वह और कैसे मांग सकता है? कितना पथेटिक है। इसीलिए मैंने जिंजरली कहा कि उसे हर समय अपने साथ रखना चाहिए और उस घंटी को पूरी लाइफ के लिए आर्लिंग से जोड़ना चाहिए। अब मैं मेन हॉल में वापस आ गया, जहाँ डिस्कशन चल रहा था। हर कोई पथेटिक एक्सेस था। जिन जिशुन हीलिंग पेट्रियार्क पर घात लगाने गया था, लेकिन वो दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन किसी ने सभी कल्टीवेटर्स को मार दिया। उसमें वो पथेटिक जिन भी था जिसने ये क्लेम किया था कि विभूषण ने उसे कर्ज दिया है। ये पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि कर्ज स्पेल को एक्टिव करने के लिए उसके पास कोई गोल्डन कोर ही नहीं है। तो फिर इस कर्ज के बारे में क्या विभूषण यानली की परवाह करता है? फिर क्यों वो उसके साथ कोई हैप्पी मोमेंट नहीं रख सकता? क्या ये उसकी बुरी लाइफ है? सब कुछ कितना बेतुका है। अब जिन जिशुआन ने आलिंग के लिए कर्टेसी नाम जिन रूलेन की घोषणा की है, इससे भी बेतुकी बात यह है कि जिन और जियांग के वंशज को लेन कहा जा सकता है। जब मैंने उसे पर्सनली पूछा तो उसने और भी बेतुकी बात बताई कि लेनवांग जी ने उसे जिशुन के पीछे जाने से मना किया था और ये भी कहा था कि अब वो डेड हैं, और उसने जिनलिंग को अनाथ और यानली को विधवा होने से बचा लिया। इसीलिए उसके सम्मान में उसने एक परफेक्ट नाम रखा है। यह सब सुनकर मैं स्पीचलेस था। सब कुछ मेरी समझ से परे है। मैं उसका बचाव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे भगा दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बस सब कुछ सुन रहा था।
हर कोई फिर से चाहता है कि हंगवांग जुन उन्हें बचाए और इविल यीलिंग पेट्रियार्क के पास जाए, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। जब जिंजीशुआन ने खुले तौर पर बचाव किया कि लेन वांगजू और विभूषण उसके साथ थे, जब हर कोई लड़ रहा था तो उसे मारने के लिए धुन बजानी होगी, जैसा कि हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह यहाँ खड़ा है। ये ठोस सबूत हैं कि वो यीलिंग पेट्रियार्क नहीं था, नहीं तो उसे मर जाना चाहिए था। यहाँ से लंजा का पौ स्टार्ट होता है। कल्टीवेशन कैलेंडर के अनुसार वीइंग की प्रेगनेंसी 6 मंथ है, लेकिन वीइंग अपने ग्रैंडमा इमोर्टल क्वीन के साथ समय बिताने के लिए इमोर्टल रेलम में आगे पीछे जाता रहता है, जहाँ समय तेज है। वेंचिंग के अनुसार वो 4 से 5 महीने के बीच बेबी को बर्थ देगा। अब मुझे उसका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा दिख रहा है। शायद हमारे ट्विंस हैं। एंड वीइंग इज किलिंग मी। अगर हम इमोर्टल नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वीइंग बहुत ज़्यादा हॉर्नी होता है। मैं भूल गया कि पिछली बार हम एक्चुअली में एक दूसरे के बिना जोड़ के कब सोए थे। चिंग जिए ने कहा कि इमोर्टल बेबीज गोल्डन कोर के साथ पैदा होते हैं और उन दोनों को अपने पेरेंट्स की बराबर अटेंशन चाहिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वीइंग के मूड स्विंग्स और फूड क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है। लगभग हर समय हमारे स्पिरिचुअल वेपन उसके लिए खाना बनाने और इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं इस एटर्निटी का हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। हमें शाओ शिनचैन मिल गया, इसीलिए हम उसे यी सिटी से लेने जा रहे हैं। हम पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे। वीइंग हैप्पीली खा और बातें कर रहा है। जब हमें दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो हम रुक गए। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि एक लेडी ने खुद ही एक बच्चे को बर्थ दिया है। हो सकता है कि उसका पति उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी चेंचिंग अपीयर होती है और उस लेडी की मदद करती है। हमारे सरप्राइज के लिए यह मिया थी, जिसने इविल यीलिंग पेट्रियार्क के लिए जिन सेक्ट को छोड़ दिया था। मिया ने बताया कि जब उसने सेक्ट को छोड़ा था तो वो प्रेग्नेंट थी। वो नहीं चाहती थी कि उस पर और ज़्यादा कीचड़ लगे, नहीं उसके अनबोर्न बेबी पर। ये एक आवेगपूर्ण डिसीजन था, लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। उसका हस्बैंड एक फूड सप्लायर है, लेकिन वो दोनों भूल गए कि उसकी प्रेगनेंसी कल्टीवेशन कैलेंडर को फॉलो करेगी और अब वो यहाँ फंस गए हैं। जब वीइंग ने अपना लॉन्ग वेल हटाया तो वो दोनों हमें बहुत देर तक घूरते रहे। फिर उसके हस्बैंड लीमिंग ने पूछा, क्या तुम सच में वो अगली ओल्ड हैग यीलिंग पेट्रियार्क हो जो अपनी खूबसूरती को बचाए रखने के लिए बच्चों को खाते हो और यंग लेडीज का रेप करते हो? अब वीइंग ऑफेंड हो गया। है बदसूरत लंजा, ये बोलकर वीइंग रोने लगा। क्या सच में मैं बदसूरत हूँ? क्या तुम अब और मुझसे प्यार नहीं करोगे? बच्चों को खाने वाला, मैं खुद ऑलमोस्ट 3 months प्रेग्नेंट हूँ। क्या रेप? आई एम द वन हु इज फक्ड ऑल नाइट बाय लंजा। ये बोलकर वो और ज़ोर से रोने लगा। उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। वो लोग डरे हुए थे कि लाइट बियरिंग लॉर्ड ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये सब सच है। लीमिंग शौक और एम्बेरसमेंट में पूरी तरह लाल हो गया। फिर उसने सोचा कि उसकी वाइफ ने कहा था। पहले यीलिंग पेट्रियार्क बहुत अच्छा और साफ दिल का था, लेकिन बहुत शेमलेस था। अब उसे समझ आ गया था। फिर उसने लंजा को देखा, जो भी पत्थर की तरह है, लेकिन उसे एक केयरिंग हस्बैंड मिला है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की मदद करने में बिजी है। लाइक सीरियसली, क्या आप हमारे साथ रहना चाहते हैं? लंजा ने कहा। हमारे पास अपना सेक्ट है, लेकिन आप सब कुछ ले सकते हैं और हमारा परिवार बन सकते हो। यह हमारे सम्मान की बात होगी, लेकिन हम इस हालत में आगे नहीं बढ़ सकते, मिया ने कहा। वीइंग ने अपनी बनी स्माइल देते हुए कहा, मिया तुम अपना सामान पैक कर लो, हम तुम्हें सूरज ढलने से पहले लेने आ जाएंगे। फिर वो चेंचिंग को नए पेरेंट्स के पास छोड़कर गायब हो गए। वो दोनों यी सिटी में टेलीपोर्ट हुए और देखा कि शाओ शिनचैन एक ताबूत घर में एक छोटी सी लड़की के साथ रह रहा था जो अंधी होने का नाटक कर रही थी।
जब उन्होंने बताया कि वो मदद करना चाहते हैं तो वह उन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो उनके कल्टीवेशन स्तर को महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो दूषित हैं। उसकी मन की बात को पढ़ते हुए वीइंग ने सिर्फ उसका हाथ मांगा और हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। वीइंग ने चुपचाप अपना हाथ लिया और उस जगह रख दिया जहां इमोर्टल रेलम का टोकन था। शिनचैन बिजली की गति से ऊपर देखा, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। शाओ शिनचैन को नए इमोर्टल कपल जिन और येंग में किसी स्पष्टीकरण की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि 3 महीने पहले जो कुछ भी हुआ था, उसकी मास्टर के अनुसार उसका ग्रैंडसन और उसका सोलमेट ही नेक्स्ट इमोर्टल होंगे। वो कुछ सांस लेने के लिए वहीं खड़ा रहा। शाओ शिनचैन, वो ब्लाइंड गर्ल चिल्लाने वाली थी। शाओ चिंग, वो ब्लाइंड गर्ल चिल्लाने वाली थी। तभी शिनचैन ने एक शांत आवाज़ में कहा, आचिंग, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो पैक कर लो, हम उनके साथ जा रहे हैं। आचिंग को एक होप दिखाई दे रही थी जो उसके फादर फिगर टोन में कभी मौजूद नहीं थी। इस पर आचिंग ने कहा, मुझे इस फिल्दी जगह से कुछ नहीं चाहिए, वे अमीर हैं। इस पर शिनचैन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी हॉर्स टेल व्हिप और तलवार ली और फिर बो करते हुए कहा कि वो तैयार है इमोर्टल मास्टर। आप हमें आइंग और अजान कह सकते हैं। क्या मैं आपको शूशु बुला सकता हूँ? वीइंग ने कहा। शिनचैन ने फिर से बो किया और कहा कि ये मेरे सम्मान की बात होगी। वीइंग हैप्पीली मुस्कुराया। शूशु, मैं आपकी केयर में हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वीइंग ने कहा। शाओ शिनचैन फ्रोजन हो गया। फिर जब उसे इस चीज़ का अर्थ समझ में आया तो वह धीरे से मुस्कुराया। हमारी शाओ शिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन यह मैन एक मैन होने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एक लेडी की तरह। जब वो प्रेगनेंसी के बारे में सुनती है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। फिर लंजा ने उन्हें लीमिंग के घर पर टेलीपोर्ट किया। चेंचिंग की मदद से वो सब भी तैयार थे। अब वो सभी एक घेरे में खड़े हो गए जहाँ चेंचिंग ने एक स्पेल बनाई और अपने सामान को उसमें रखा। फिर लंजा ने उस स्पेल को सक्रिय किया और अगले ही पल वो लोग यील्डिंग विसेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड में थे। अब उनके पास लगभग सैकड़ों लोग हैं, क्योंकि नयावी परिवार उन सब लोगों को अपने साथ रखता है जो असहाय है या जिन्हें मदद की ज़रूरत है। शाओ और ली फैमिली इंटरसेक्ट मेंबर के रूप में शामिल हुए। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अभी के लिए सोंग लान को ढूंढना चाहते थे और इमोर्टल चाइल्ड का वेट करना चाहते थे। नी हुई सांग ने सब कुछ किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने लेनवांग जी का पीछा किया, लेकिन वो तो थिन एयर में जैसे कहीं गायब हो गया हो। सिर्फ जिनजिशुआन था जो इनसे बाहर आया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ ही पलों में और ज़्यादा 10 साल ज़्यादा ओल्ड हो गया है। अभी के लिए सेनगा और अर्गगा दग्गा की मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेन चिरेन ने लेनवांग जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में देखने की कभी हिम्मत नहीं होती थी। ये सब देखने के बाद वांग जी ने अपने शूफू को एक बटरफ्लाई मैसेज भेजा कि वो उससे मिलना चाहता है। लेन चिरेन ने अपनी सभी भावनाओं को एक जगह किया और अपने आदर्श छात्र का इंतज़ार करने लगे। फिर वांग जी एक बार फिर से वहाँ जाता है, लेकिन आज वो वॉर्म लग रहा था। हाँ, वो महसूस कर सकते हैं कि वांग जी खुश हैं। वो उसे बो करता है। अंकल, आप कैसे हैं? लंजा ने पूछा। हाँ, लेन चिरेन ने कहा। क्या आपने सच में वो किताब पढ़ी? वांग जी ने पूछा। वांग जी, तुम? लेन चिरेन ने कहा। लंजा अपने अंकल लेन चिरेन के सामने खुलकर मुस्कुराया। लेन चिरेन कुछ भी करने के लिए बहुत शौक में थे। अंकल, मैं बस आपके साथ प्रैंक करना चाहता था। विंग सही कह रहा था, ये अच्छा लगता है। देखिए अंकल, आप अपने नियमों का पालन करने में कितने अंधे हैं। आप भूल गए, या फिर मैं कहूँ कि आप नियमों का मतलब भी नहीं जानते। इसके नाम ड्वेल कल्टीवेशन से ही साफ पता चल रहा था कि ये किताब कैसी होगी। हमारे जैसे
हमारे जैसे धार्मिक लोगों के लिए बिना चित्र वाली एक इरोटिका बुक, लेन वांगजी ने कहा। लेन चिरेन कुछ भी नहीं कह सकते थे। वो बहुत शर्मिंदा हैं और वांगजी के शब्द की व्याख्या से अपमानित हैं। वह अभी भी विभूषण के संपर्क में हैं। न केवल वो पोर्न बुक साझा करते हैं। उनके मन को पढ़कर लंजा मुस्कुराया। अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन बिताएं, बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि भाई को भी नहीं, और किसी से मिले। उनसे मिलने के लिए आपको आंतरिक मुख्य परिवार के फॉरहेड रिबन के 2 सबसे अच्छे टुकड़े तैयार करने होंगे। अगले महीने फुल मून नाइट को सूरज ढलने के बाद मुझे जिंगशी में मिले और अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहें। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं कह सकता, अभी नहीं। मैं ठीक हूँ। भाई से बात करने की कोशिश करो। मैं आपका इंतज़ार करूँगा अंकल। लंजा ने अपनी बात पूरी की। यह कहकर लेन वांगजी वहाँ से चला गया। चिरेन ने साइलेंसिंग स्पेल को हटाया और अपनी जगह पर रूटेड बैठ गए। वो खुश हैं क्योंकि वांगजी खुश हैं। वांगजी मुस्कुराया। ये कोई ठंडी नहीं बल्कि एक वार्म स्माइल थी। वो उसे किसी से मिलाना चाहता है। क्या वो विभूषण है? क्या उसने उसे गुस्से में छुपा रखा है? लेकिन यहाँ कोई रिसेंटमेंट जिंदा नहीं रह सकता। 2 रिबन और मुख्य आंतरिक परिवार, क्यों? विभूषण के लिए, लेकिन अपने स्पिरिचुअल वेपन के लिए उसके पास एक रिबन का जोड़ा है। लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उनके पास इनर सेक्ट मेंबर के लिए रिबन है जो पर्याप्त हैं। लेकिन 2 मुख्य आंतरिक परिवार, ऐसा क्यों? ठीक है, अगर वांगजी खुश है और उसके साथ खुलकर बात करता है तो वो इतना तो त्याग कर ही सकते हैं। वो तुरंत सेक्ट के कोषाध्यक्ष के पास जाते हैं और लेन वांगजी और लेन शिचेन के जैसे ही सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले आंतरिक मुख्य परिवार के फॉरहेड रिबन बनाने के आदेश देते हैं। उन्होंने वांगजी के शब्दों के बारे में सोचा। सच में शिचेन अपने सेक्ट के सर्वोत्तम हित के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो जिनगुंगायों के कहे अनुसार काम करता है और अपनी बात को साबित करने के लिए बेतुके तर्क ढूंढते हैं। उनका सेक्ट अब युद्ध में पहले के मुकाबले बेहतर है, लेकिन अब वे आत्मसंतुष्टि महसूस नहीं कर पाते, जैसे कि उनका सेक्ट हथियार बन गया हो और जिन अपने फायदे के लिए इस हथियार को तेज कर रहा है। शाओ शिनचेन सोंगलान के बिना इलाज नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए उसने वांगशन कपल से कहा कि उसके पास सोंगलान से बात करने का तरीका है। उसने पहले ऐसा नहीं किया क्योंकि वो करना नहीं चाहता था। अब उसे उम्मीद है उसके मास्टर उससे शर्मिंदा नहीं है, यहाँ तक कि उसे इलाज का तरीका भी बता दिया है। इसीलिए वो अपने आलेन और आचिंग के साथ मिलकर परिवार की शुरुआत करने का मौका चाहता है। जैसे ही उसे सूचना मिली, सोंगलान यीलिंग के एक प्राइवेट रूम में आया और बेसब्री से इंतजार कर रहा था और रिजेक्शन के डर से पसीने से तरबतर हो रहा था। लेकिन जब तक वो उसे देख सकता है तब तक वो खुश है। वो कब तक इंतजार करता रहा, कौन जानता है। अचानक उस कमरे का तापमान बदल गया। अचानक एक पोर्टल खुला और 2 आदमी बाहर निकले, एक उसका आचेन और एक यीलिंग पेट्रियार्क खुद। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड अगर आपको स्टोरी बोरिंग लग रही है तो बिलीव मी, अगले कुछ जो पार्ट्स आने वाले हैं वो सच में बहुत ज़्यादा फनी होने वाले हैं। एंड जब वांगशन कपल के बेबी जाएंगे तो ये स्टोरी और ज़्यादा फनी हो जाएंगी और आई बेट कि आप लोगों को इस स्टोरी को सुनने के बाद कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो तब तक खुश रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको FF कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।